श्याम प्रसाद जी सुमित्रा जी को अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन सुमित्रा जी को पेंशन मिलती थी, इसीलिए उन्हें तसल्ली थी कि सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन सुमित्रा जी की पेंशन ही उनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण बन गई। हर किसी को उनकी पेंशन चाहिए थी। सुमित्रा जी को बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए दामाद के साथ मिलकर उन्होंने अपने बेटों को सबक सिखाया। ढलती उम्र में अकेलापन जिंदगी के द्वारा दी गई सबसे बड़ी सजा है। इसमें सब तो होते हैं, पर वो नहीं होता जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो है हमारे सुख दुख का साथी, जीवन साथी। कहने को तो इस रिश्ते को नाम दिया जाता है जीवन साथी, पर जो जीवन की राहों में अकेला छोड़ जाए, वो जीवन साथी कैसे हो सकता है। पर भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। कहते हैं ना, इंसान अकेले आता है और अकेले जाता है, और शायद इसी रीति के कारण एक अकेला रह जाता है। सुमित्रा जी भी जिंदगी के ऐसे ही मोड़ पर खड़ी हुई थी। रोज की तरह 5 बजे ही नींद खुल गई। सुबह हो गई थी। 5 बजे उठते ही जब से श्याम प्रसाद जी से शादी हुई, तो उन्हें 7:30 बजे ऑफिस जाना होता था। इसीलिए जल्दी उठकर उनका नाश्ता बनाना। सुबह 5 बजे उठकर बड़े इत्मीनान के साथ चाय नाश्ता बनाती। श्याम प्रसाद जी खाने के बहुत शौकीन थे, और सुमित्रा जी ने भी शादी के बाद जल्दी ही श्याम प्रसाद जी की ये कमजोरी पकड़ ली थी। सुबह उठकर अच्छा अच्छा नाश्ता बनाती। श्याम प्रसाद जी खुशी खुशी नाश्ता करते, और श्याम प्रसाद जी को खुश देखकर सुमित्रा जी का पूरा दिन अच्छा हो जाता। शादी के 2 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। वरुण के जन्म के बाद तो जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। अब कई बार वरुण रात भर सोने नहीं देता। इसके बावजूद सुबह सुमित्रा जी अपने समय पर 5 बजे ही उठती, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी थी। उसके बाद वरुण और दीपक का जन्म, फिर सुमित्रा जी की अपनी नौकरी। उम्र के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं, पर सुमित्रा जी की 5 बजे उठने की आदत नहीं छूटी। अच्छा, सुमित्रा जी की एक आदत और थी। वो सुबह उठकर दूसरी औरतों की तरह रसोई में नहीं जुटती, बल्कि एक कप चाय से दिन की शुरुआत करती। चैन की चाय से, ना कोई रोक ना कोई टोक, पूरे इत्मीनान से साथ। और फिर पूरे दिन चाहे जितना काम पड़ जाए, सुमित्रा जी को फर्क नहीं पड़ता। श्याम प्रसाद जी को वही उसकी इस आदत का पता था, इसीलिए वो भी कभी सुमित्रा जी को सुबह की पहली चाय में डिस्टर्ब नहीं करते। बस ऐसे ही सुबह की पहली चाय के साथ उम्र कैसे कट गई पता ही नहीं चला, और 7 जन्म तक का साथ निभाने का वादा करने वाले श्याम प्रसाद जी भी एक दिन सुमित्रा जी को अकेला छोड़कर चले गए। कहने को तो 3 बच्चे थे, लेकिन फिर भी सुमित्रा जी बहुत अकेली हो गई थी। आज 5 साल हो गए श्याम प्रसाद जी को गए हुए, लेकिन ये 5 साल श्याम प्रसाद जी के बिना कैसे गुजरे, ये तो सिर्फ सुमित्रा जी का ही दिल जानता है। जाने के पहले श्याम प्रसाद जी अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर गए। घर बनवा दिया था, वरुण और राधिका की शादी भी कर दी थी, पर दुर्भाग्य से दीपक की शादी नहीं देख पाए, और दिल का दौरा पड़ने से अचानक ही दुनिया छोड़कर चले गए। दीपक अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ही कर रहा था। श्याम प्रसाद जी के जाने के साल भर बाद ही उसकी नौकरी लग गई, और उसके ठीक 1 साल बाद दीपक की भी बहुत ही साधारण ढंग से शादी कर दी गई। आप तीनों बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में खुश थे, और सुमित्रा जी किसी पर भी आश्रित नहीं थी। उसे श्याम प्रसाद जी की आधी पेंशन आज भी मिल रही है। श्याम प्रसाद जी के जाने के बाद उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। पेंशन वृद्धावस्था का सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन सुमित्रा जी की पेंशन ही उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण बनी हुई थी। हमेशा की तरह इस उम्र में भी सुमित्रा जी 5 बजे उठती, ब्रश मंजन करके चाय चढ़ा दी। घड़ी की ओर देखा तो 5:30 से ज़्यादा हो गए थे।
वरुण और अनुपमा अभी भी सो रहे थे। ऐसा नहीं था कि आज वरुण के ऑफिस की छुट्टी थी। ऑफिस तो था, लेकिन अनुपमा का जल्दी उठना उसे पसंद नहीं था। आधुनिक सोच, क्यों सुबह सुबह नींद खराब करना। 2 रोटी का नाश्ता तो ऑफिस के कैंटीन में भी हो सकता है। शुरू शुरू में तो सुमित्रा जी ने अनुपमा को समझाने की कोशिश की कि पति के दिल तक पहुंचने के लिए उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब वरुण ने ही उसकी बात का उल्टा अर्थ लगाकर अनुपमा का पक्ष ले लिया, तो समझदार सुमित्रा जी ने अनुपमा से सुखी गृहस्थ जीवन के विषय में बातें बंद कर दी। बस यही कहा, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जो ठीक लगे करो। सुमित्रा जी ने अपनी चाय ली और अपने कमरे में जाकर बैठ गईं। घर इतना बड़ा था, लेकिन सुमित्रा जी के लिए बस उसका कमरा ही उसकी दुनिया थी। अकेली होती तो किस्मत को कोसती। आज उसे पेंशन लेने जाना था। अपनी ही पेंशन थी, लेकिन खुद अपनी इच्छा अनुसार खर्च करने का अधिकार नहीं था। जब वरुण या दीपक चाहते तभी पेंशन निकल सकती थी, और अपने खर्च के लिए भी वो वरुण पर आश्रित थी। याद है वो दिन जब श्याम प्रसाद जी अक्सर उससे कहते थे, सुमित्रा, हमें कभी बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हम कभी बच्चों के लिए बोझ नहीं होंगे। घर तुम्हारे नाम है, तुम हमेशा इस घर की रानी रहोगी। लेकिन सब ख्वाब की बातें हो गई। बहुओं के आने के बाद बेटों की विचारधारा ही बदल गई। धीरे धीरे सुमित्रा जी घर के सामान की तरह हो गई। अब तो उसे कुछ अच्छा खाना भी होता तो अनुपमा से बोलने में भी डर लगता। कभी उम्र का हवाला देकर तो कभी बदलते मौसम की बात कहकर उसकी बात टाल देती। पेंशन का सहारा होते हुए भी उसे सूखी रोटी और सादी सब्जी में ही काम चलाना पड़ता। कई बार सोचती दीपक के पास चली जाऊं, पर वहां जाकर भी कोई फायदा नहीं था। किराए का छोटा घर कहकर दीपक सुमित्रा जी को बुलाने की बात टाल देता, और जब से कोमल आई थी तब से तो जल्दी फ़ोन भी नहीं करता। ऐसे तो अनुपमा और कोमल घंटों फ़ोन पर बातें करती, लेकिन सुमित्रा जी के आगे सिर्फ दुआ सलाम तक ही बात होती। हाँ, तो बात हो रही थी सुमित्रा जी की पेंशन की। दीपक की शादी थी। शादी साधारण ढंग से हुई थी, इसीलिए वरुण और दीपक ने सुमित्रा जी की पेंशन से 1 पैसा नहीं लिया। लेकिन सुमित्रा जी का मन था कि छोटी बहू कोमल को वही वैसा ही गले का सोने का हार मुंह दिखाई में दे, जैसा वरुण की शादी में श्याम प्रसाद जी ने अनुपमा के लिए लिया था। लेकिन यहाँ वरुण ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। मम्मी, अनुपमा के लिए आप जैसा हार लाई थी, वैसा ही हार आप कोमल को भी देना चाहती हैं। उसके लिए पेंशन निकालने की क्या ज़रूरत है? मैं वैसा ही हार आपको ला कर दूंगा, आप कोमल को दे देना। पर बेटा, मैं खुद के पैसों से कोमल को हार खरीद कर देना चाहती हूँ। मम्मी जी, कैसी बात करती हैं आप? आपका और वरुण का क्या बटा है? अगर वो ही ले आएंगे तो क्या हुआ? अनुपमा बोली। अनुपमा की बात सुनकर सुमित्रा जी बहुत खुश हुईं कि चलो, घर की जिम्मेदारी को अनुपमा भी समझती है। लेकिन जब वरुण हार लेकर आया तो सुमित्रा जी का दिल बहुत दुखी हो गया। इतना हल्का हार, अरे पैसे नहीं थे तो बोल देता, लेकिन अब क्या करती? अगर कुछ कहती तो घर में कलह हो जाती। बस यही सोचकर वो चुप हो गई, और फिर उसकी ये चुप्पी ही धीरे धीरे उसकी आदत बनती चली गई, जिसका वरुण और अनुपमा ने खूब फायदा उठाया। पहले तो सुमित्रा जी को वरुण उसकी ज़रूरत के अनुसार पैसे देता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद कर दिया, और अनुपमा भी समय समय पर सुमित्रा जी को बोल देती कि जब खाना और कपड़ा समय से मिल रहा है तो पेंशन निकाल कर पैसा क्यों बर्बाद करना। और वरुण भी उसकी इस बात से सहमत था। पूरे 2 साल बाद राधिका अपने बेटे के साथ मायके आई थी। 1 हफ्ता रुकी। माँ की ऐसी हालत देखकर जाने कितनी बार रोई। मम्मी, कुछ दिन के लिए मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। बात तो तुम्हारी सही है, पर बेटा, यूं तुम्हारे घर चले जाने से
वरुण और अनुपमा नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होंगे? मेरा भी तुम पर पूरा अधिकार है। मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। उनकी बातें चल ही रही थी कि अनुपमा आ गई। क्यों दीदी, यहाँ पर मम्मी को कौन सा दुख है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। बस मैं तो कह रही थी कि इसी बहाने मम्मी जी को क्या क्या हम मम्मी जी का ख्याल नहीं रखते? इनको समय से खाना पानी मिलता है, और क्या चाहिए? भाभी का ये रूप देख राधिका चुप रह गई, क्योंकि वो ज़्यादा बहस करके सुमित्रा जी की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती थी। 2 दिन बाद राधिका चली गई। एक दिन, मम्मी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना घर के ऊपर वाला हिस्सा भी बनवा लेते हैं। अपनी पेंशन बुक में कितने पैसे होंगे पता नहीं बेटा। 2 साल से पैसे निकाले कहाँ है? अभी तक तो बहुत पैसे जमा हो गए होंगे। अनुपमा खुश होकर बोली, पर बेटा, एक बार दीपक से भी सलाह ले लेते तो ठीक रहता। क्यों मम्मी, दीपक की सलाह क्यों? आप मेरे पास रहती हो तो पेंशन पर भी हमारा ही हक है, और फिर इस घर में उसका भी तो हिस्सा है। सुमित्रा जी चुप हो गईं और आज इसीलिए पेंशन निकालने जा रही थी। अनुपमा रोज से पहले उठ गई और बोली, मम्मी जी तैयार हो जाइए, और नाश्ते में क्या खाना है बता दीजिए। पता नहीं आपको वहाँ कितना समय लग जाए। सुमित्रा सब समझ रही थी, लेकिन चुप थी। 10 बजे वरुण ऑफिस से आ गया और बहुत जल्दी घर बनना भी शुरू हो गया। जब दीपक को ये बात पता चली तो वो भी आ गया, और उसकी भी यही शिकायत थी कि पूरी पेंशन भैया को दे दी, एक बार उससे पूछा भी नहीं। सुमित्रा जी ने दीपक को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने सुमित्रा जी पर भाई भाई पर भेद करने का आरोप लगा दिया, और सुमित्रा जी का दिल पूरी तरह से टूट गया। श्याम प्रसाद जी के ना रहने पर उसे इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। श्याम प्रसाद जी तो हमेशा से यही कहते थे कि पेंशन है, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और आज वही पेंशन सुमित्रा जी के जी का जंजाल बनी हुई थी। अगले दिन दीपक लड़ झगड़ कर वापस चला गया, कभी ना आने की बात कहकर। बेचारी सुमित्रा जी भीगी आंखों से उसे जाते हुए देखती रह गई। सुमित्रा जी की इस हालत का अनुपमा ने भी खूब फायदा उठाया। अब घर के छोटे मोटे काम भी वो सुमित्रा जी को सिखाने लगी, और फिर धीरे से खाली समय में बोर होने की बात कहकर एक छोटे से स्कूल में नौकरी कर ली। अनुपमा सुबह उठती और अपने लिए नाश्ता बनाकर सारा काम सुमित्रा जी के सहारे छोड़कर स्कूल चली जाती। सुमित्रा जी तो उठती ही 5 बजे थी। तब तक अनुपमा तैयार होती। सुमित्रा जी टहलने के बहाने घर से बाहर निकल जाती। उसे खुद शर्म आती थी बहू के आगे, इस उम्र में झाड़ू पोछा करने में, बर्तन मांजने में। लेकिन अनुपमा को कोई शर्म नहीं थी। पता नहीं क्यों लोग भूल जाते हैं कि बुढ़ापा सब पर आता है। अनुपमा के स्कूल जाते ही सुमित्रा जी झाड़ू उठाकर एक एक घर के पूरे काम निपटाती, अपने लिए और दीपक के लिए नाश्ता बनाती, और फिर दोपहर का खाना। थक कर चूर हो जाती। शुरू में तो वो सबको यही बताती कि अनुपमा सब काम करके जाती है, पर जनाब, ये जो दिल के दर्द हैं, थोड़ा सा स्नेह पाकर ही आंखों के रास्ते बाहर आ जाते हैं। सुमित्रा जी कब तक छुपाती? एक दिन पड़ोस में रहने वाली जायसवाल भाभी ने थोड़ी सी हमदर्दी जताई तो सुमित्रा जी ने अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी, लेकिन किसी और से ना कहने की कसम भी दे दी। बस ऐसे ही दिन कटते रहे। दीपक और राधिका की बहुत याद आती। दीपक का तो फोन भी नहीं आता था, और राधिका भी अनुपमा के व्यवहार से इतना दुखी थी कि फोन पर ही सुमित्रा जी के हालचाल पूछ लेती। अनुपमा भी सुमित्रा जी को आए दिन दीपक के ताने देती। आखिर एक दिन जायसवाल भाभी जी के कहने पर सुमित्रा जी ने दीपक के पास स्वयं जाने का निर्णय लिया। सोचा, जायसवाल भाभी जी सही कहती हैं, जिस बेटे के पास रहो उसे ही पेंशन का पैसा दो। दीपक के पास उसे शारीरिक और मानसिक दोनों आराम रहेंगे। और फिर बहुत विचार किया, उसे पूरी तरह से सही लगा। सुनती आई थी कि बूढ़े माँ बाप
बच्चों के लिए बोझ हो जाते हैं। जब वरुण और अनुपमा ने उनका ये फैसला सुना तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की। दीपक की नाराजगी को भी जरिया बनाया, तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन सुमित्रा जी ने भी जिद पकड़ ली थी दीपक के पास जाने की। आखिर वरुण ने हार कर सुमित्रा जी को दीपक के पास जाने की इजाज़त दे दी और रिजर्वेशन के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। सुमित्रा जी जाने की तैयारी करने लगी। अनुपमा ने सुमित्रा जी से बात करना भी बंद कर दिया, पर सुमित्रा जी को इन 7 सालों में इसकी आदत बन चुकी थी। वरुण ने अगले ही दिन सुमित्रा जी की बर्थ बुक कर दी। घर का माहौल बहुत भारी था। एक दिन राधिका ने दीपक को भी ये खबर कर दी, वरुण सुमित्रा जी को छोड़ने जा रहा था। सुमित्रा जी बोली, वरुण मेरी पेंशन बुक मुझे चाहिए। माँ वो तो आपके पास ही होगी, वरुण ने जवाब दिया। नहीं वरुण, शायद तुम भूल रहे हो। तुम्हारे पापा के इस दुनिया से जाने के बाद से ही पेंशन बुक तुम्हारे पास ही रही है। सुमित्रा जी की तेज आवाज़ सुनकर वरुण घबरा गया। हाँ हाँ मम्मी, मेरे पास ही है, मैं भूल गया था, अभी लाता हूँ। मम्मी जी, अगर आप जा ही रही हो तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए, अनुपमा जोर से बोली। बहुत कुछ तो कह लिया, अभी भी अगर कुछ बाकी है तो बोल दो। मेरा ये फैसला है, जितने दिन आप यहाँ रहीं उतने ही दिन आप वहाँ भी रहेंगी। वरुण अनुपमा की बात सुन रहा था, लेकिन उस कलयुगी औलाद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अनुपमा की बात का विरोध कर सके। ठीक है, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। सुमित्रा जी समझ गई थी कि अब इस घर में उनकी ज़रूरत नहीं। उसने कहा, लेकिन अनुपमा तुम भूल रही हो, तुम जिस छत के नीचे खड़ी हो वो आज भी मेरी है। अनुपमा बेटा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। वरुण चलो। अनुपमा बिना कुछ बोले सुमित्रा जी को जाते देखती रही। पूरे रास्ते सुमित्रा जी अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचती रहीं। जब तक जवान थी और श्याम प्रसाद जी थे, कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। पर वक्त के साथ सब बदल जाता है और अक्सर विश्वास तोड़ने वाले अपने सबसे करीबी ही होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो लगता है श्रवण कुमार को जन्म दिया है, लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाते हैं उन्हें क्या हो जाता है पता नहीं। बूढ़े माँ बाप के पास सब कुछ होता है, उन्हें इस उम्र में ज़रूरत होती है तो बच्चों से थोड़े से समय और सम्मान की, और बच्चों से वही नहीं मिला। शायद बुढ़ापे का यही दुर्भाग्य है। सोचते सोचते सुमित्रा जी कब मुजफ्फरनगर पहुंच गई पता ही नहीं चला। स्टेशन पर वरुण ने एक पार्सल की तरह सुमित्रा जी को दीपक के सुपुर्द किया और स्टेशन से ही वापस आ गया। वरुण ने बिछड़ते हुए भी सुमित्रा जी का मन बहुत दुखी था। बच्चे कितना भी बदल जाएं, लेकिन माता पिता खासकर माँ कभी नहीं बदलती। दीपक भी माँ से मिला, पर उसके व्यवहार में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। सुमित्रा जी ये तो जानती थी कि दीपक नाराज है, पर यह तो वही दीपक था जो बचपन में माँ की नाराजगी 1 मिनट को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अगर सुमित्रा जी कभी बात ना करने की बात कह देती तो वो रोने लगता और हाथ पैर जोड़कर सुमित्रा जी को मना लेता। आज वही दीपक महीनों पुरानी बात को आज तक दिल से लगाए बैठा था। खैर, अपने ही बच्चे हैं सोचकर सुमित्रा जी दीपक के पीछे पीछे मुजरिम की तरह चल दी। लंबे सफ़र की वजह से बुरी तरह से थक चुकी थी। सोचा घर जाकर आराम ही करना है। अब तो पेंशन बुक उसी के पास है, खूब खर्च करेगी। कोमल और दीपक के जन्मदिन पर उन्हें अच्छे अच्छे तोहफे देगी। अपनी पेंशन से वो घर के खर्च में भी हाथ बटा देगी। सब खुश होंगे। सब खुश होंगे तो सेवा पानी भी खूब होगी। पर सारी उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया जब घर पहुंचते ही पता चला कि उसके आने की बात सुनकर कोमल 2 दिन पहले ही मायके चली गई थी और दीपक से साफ साफ कह दिया, जब तक तुम्हारी मम्मी चली जाएं तो मुझे लेने आ जाना। सुमित्रा को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ उसकी क्या गलती। उसे लगा था कि पेंशन के लालच में ही सही कोमल उसका ख्याल रखेगी, पर यह तो उसका भ्रम था और कुछ दिन बाद ही पता लगा
कि वरुण ने धोखे से उसकी पेंशन के सारे पैसे निकाल लिए थे और उसे खाली बुक पकड़ा दी थी। सुमित्रा जी का दिल टूट गया। पैसे के लिए इंसान इतना गिर सकता है, उसने सोचा भी नहीं था। कोमल के ना होने के कारण सुमित्रा जी को पूरे घर का काम करना था और दीपक को भी अच्छी खासी परेशानी हो रही थी। इसीलिए सुमित्रा जी ने दीपक से राधिका के घर जाने की इच्छा जाहिर की और दीपक ने भी बिना देर किए सुमित्रा जी का रिजर्वेशन करवा दिया। 2 दिन बाद सुमित्रा जी ने एक अंतिम उम्मीद के साथ दीपक का घर छोड़ दिया। पेंशन बुक बूढ़े हाथों में दबाए वो सहारे के लिए भटक रही थी। और फिर जब राधिका के घर पहुंची तो राधिका के पति कुणाल ने सुमित्रा जी का स्वागत मुस्कुराते हुए किया। कुणाल को यूं हंसता हुआ देख सुमित्रा जी को सुकून मिला। उसे महसूस हुआ कि वो अपने घर आ गई। राधिका और बच्चे भी सुमित्रा जी के आने से बहुत खुश हुए। राधिका के ससुर जी ने भी सुमित्रा जी को अपना ही घर समझकर स्वतंत्र रूप से रहने के लिए कहा। बच्चों का सुख क्या होता है ये तो सुमित्रा जी ने अब जाना था। सबसे बड़ी बात ये थी कि श्याम प्रसाद जी के बाद उसे सुबह की चाय साथ पीने वाला साथी मिल गया था। सुमित्रा जी आज भी पहले की तरह उठकर अपनी चाय खुद बनाती, पर अब 1 नहीं 2 कप चाय बनाती। राधिका के पास आकर उसे हर तरह का सुख मिल रहा था। कुणाल ने बेटों के लिए दुख पर मरहम लगा दिया था। उसके लिए उसके पिताजी और सुमित्रा जी में कोई फर्क नहीं था। वो दोनों की ज़रूरत को पूरा ख्याल रखता। राधिका भी सारा दिन सुमित्रा जी के साथ साथ रहती और कुणाल के पिताजी से सुमित्रा जी अपने दुखों को और श्याम प्रसाद जी के साथ गुजरे जीवन के सुनहरे पलों के साझा करती। दोनों शाम को टहलने भी साथ ही जाते, कई बार पार्क भी जाते। जान पहचान वाले भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते। मजाक करने वाले मजाक भी करते, जिसे दोनों लोग खुले मन से हंसकर स्वीकार भी करते। अरे उनका तो रिश्ता ही ऐसा था, सुंदर रिश्ता बन गया था उनके बीच। समधी समधन से ज़्यादा उनके बीच इंसानियत का रिश्ता था। और कुणाल और राधिका आपस में उनका इतना अपनत्व देख बहुत खुश थे। राधिका भी अपने ससुर जी को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत सी बातें जो अकेला इंसान सिर्फ सोचता है, महसूस करता है, बेटे बहू से कह नहीं पाता। वो अकेलापन जो बुढ़ापे में सबके पास होता है, वो राधिका के ससुर जी का वो अकेलापन दूर हो चुका था। 2 महीने हो चुके थे, दीपक वरुण किसी का भी फ़ोन नहीं आया था। सुमित्रा जी भी अपने बेटी दामाद के पास खुश थी, लेकिन कभी कभी उसका मन दुखी हो जाता। आखिर उसके संस्कारों में कहाँ कमी रह गई, जो वरुण और दीपक को कुणाल की तरह ना बना सकी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुमित्रा जी ने महसूस किया कि राधिका कुणाल को सुमित्रा जी की पेंशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सुमित्रा जी के लिए कोई दवा या ज़रूरत का सामान लाना होता तो कुणाल स्वयं ही खर्च करते। अगले महीने राधिका की बेटी का जन्मदिन था। एक दिन राधिका बेटू का जन्मदिन आ रहा था और मेरी भी ये इच्छा थी कि इस बार हम बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाएं। ठीक है मम्मी, मैं इनसे बात करूंगी। एक बात और, पार्टी का पूरा खर्चा मेरा होगा और मैं उसे तोहफा भी देना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं उनसे बात करूंगी। कुणाल तुरंत राजी हो गए। जान पहचान के सभी लोगों को बुलाया गया। वरुण, अनुपमा, दीपक और कोमल को भी फ़ोन कर दिया गया, पर कोई आया नहीं। नानी, मेरा गिफ्ट कब दोगी? पहले केक तो काटो, केक खाने के बाद ही गिफ्ट मिलेगा। सबके आने पर केक काटा गया और सुमित्रा जी ने बेटू को बहुत बड़ी गुड़िया दी। गुड़िया देखकर बेटू बहुत खुश हुई और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी। राधिका और कुणाल भी बेटू को खुश देखकर खुश हो गए। कुणाल, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। अरे मम्मी, मेरे लिए क्या लाई हैं, दिखाइए ना। बेटा, ये मेरे मकान के पेपर हैं और तो कुछ मेरे पास है नहीं, पर मैंने अपना मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। अरे नहीं मम्मी जी, ये मत कीजिए। आपके इस घर में आने से मेरी माँ की कमी पूरी हो गई। पापा को इस उम्र में एक दोस्त मिल गया।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा, मुझे भी दामाद के रिश्ते में बेटा मिला है। मुझे जो मान सम्मान यहाँ मिला है वो मुझे वरुण और दीपक से कभी नहीं मिला। इसीलिए बेटा मैंने अपने जीते जी ये घर तुम्हारे नाम कर दिया। पर मम्मी पापा मुझसे नाराज होंगे। कुणाल अपने पापा की ओर देखते हुए बोला, जो सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। बेटा, तुम्हारे पापा को बताकर ही मैंने ये निर्णय लिया है। पहले तो वो भी नाराज हुए, फिर मेरे बहुत समझाने पर वो राजी हुए। हमने एक बार दीपक और वरुण को समझाने के लिए ही यहाँ बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। बेटा, तुम्हारे पापा को भी तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम्हारे रहते मेरा आगे का जीवन भी बहुत सुखी रहेगा। और इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर मैंने भी यही महसूस किया कि इस उम्र में इससे सुरक्षित कोई दूसरी जगह नहीं है मेरे लिए। बेटा, इसे स्वीकार कर लो। मेरे लिए मेरी पेंशन ही बहुत है और तुम तो कुछ खर्च करने देते नहीं। ये पेंशन का पैसा भी तुम्हारा ही है। ज़रूरत के अनुसार तुम जब चाहो खर्च कर सकते हो। नहीं बहन जी, ये मत कहिए। पेंशन पर आपका ही हक होगा, उसे आप अपने और बेटू पर ही खर्च करेंगी। ठीक है, पर ये घर के कागज़ तो संभालो। सुमित्रा जी ने हंसकर कहा। कुणाल ने राधिका की ओर देखा, जो कि आंखों में आंसू लिए मुस्कुराने का प्रयास कर रही थी। कुणाल ने सुमित्रा जी के पैर छूकर घर के कागज ले लिए। सही मायने में सुमित्रा जी आज खुद को किसी बड़े बोझ से स्वतंत्र महसूस कर रही थी। दोस्तों, आज हमारे समाज में पेंशन पाने और ना पाने वाले माता पिता की दयनीय स्थिति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सारी जिंदगी माता पिता अपने बच्चों को इसी उम्मीद में पालते पोसते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें, अच्छा कमा खाकर चैन का जीवन बसर करें। बाकी हमारे बुढ़ापे के लिए तो हमारी पेंशन ही काफ़ी है। पर ऐसा होता कहाँ है, जब होते हुए भी उन्हें इतनी मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं कि वो खुद ही महसूस करने लगते हैं कि अब उनकी किसी को ज़रूरत नहीं है, वो धरती पर बोझ हो गए हैं। हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें समय और मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जीवन की यही स्थिति एक दिन हमारे ऊपर भी आएगी और हमारे बच्चे वही सीखेंगे जो देखेंगे। और ज़रूरी नहीं कि हमारे बच्चे हमारा उतना ही ध्यान रखें, पर हमारे अंदर ये आत्मसंतुष्टि तो होगी कि हमारे माता पिता हमारे बर्ताव से कभी हमसे दुखी नहीं रहे। सुमित्रा जी मन ही मन में ये सोच रही थी कि काश मेरे वरुण और दीपक भी कुणाल की तरह होते। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश और मेरे संस्कार में, जो मेरे साथ मेरे बच्चों ने इतना गलत व्यवहार किया। मैं पेंशन के सारे पैसे अपने साथ तो कभी नहीं ले जाती। जो भी था सब उन लोगों का ही तो था। और एक मेरा दामाद कुणाल है, इसको मेरी पेंशन से कोई लेना देना नहीं। कुणाल जैसे बेटे दुनिया में बहुत कम हैं, जो अपने माँ बाप को भगवान की तरह मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मुझे यहाँ पर आए हुए धीरे धीरे करके 1 साल गुजर गया है, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कुणाल ने कभी भी अपने पिता या मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की हो। कोई भी बात होती है उसको बहुत ही सलीके से कहता है और बड़ों को सम्मान कैसे देना है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। मैं तो ऐसा दामाद पाकर धन्य हो गई। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी सुमित्रा जी ने सबसे कहा, मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। उनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। लेकिन मेरा क्या, उन्होंने मुझे ही बोझ समझकर ठुकरा दिया। और मैं वैसे भी किसी पर बोझ नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरी पेंशन मिलती थी। फिर भी उन लोगों ने कभी मेरी इज्जत नहीं की। उन्हें तो बस मेरी पेंशन की ज़रूरत थी। कुणाल ने पूछा, मम्मी जी आप क्या करना चाहती हैं, हमें भी तो बताइए। कुणाल बेटा, मुझे वो घर वरुण और अनुपमा से खाली करवाना है। 6 महीने से ज़्यादा गुजर गए। वो घर मैंने तुम लोगों के नाम कर दिया, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मम्मी जी, घर खाली करवा कर हम क्या करेंगे? क्या आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ़ है? क्या आप वापस उस घर में जाना चाहती हैं? और अगर वहाँ जाएंगी तो फिर अकेली कैसे रहेंगी?
मम्मी जी, मेरे हिसाब से घर खाली करवा कर कोई फ़ायदा नहीं है। रहने दीजिए उन लोगों को वहाँ पर, और आप यहाँ पर हम लोगों के साथ खुश रहिए। नहीं बेटा कुणाल, मुझे वो घर खाली करवाना ही पड़ेगा। उन्हें भी तो पता चले, जब बूढ़े माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो उन्हें भी तो भुगतना ही पड़ेगा। कुणाल बेटा, कल रविवार है, तुम मुझे वहाँ उस घर में लेकर चलो। दीपक और कोमल को भी फ़ोन करके बता दो कि वो लोग कल वहाँ घर पर आ जाएं। मुझे उनसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। मैं उन लोगों को फ़ोन करके बता दूंगी कि कल आप वहाँ पर आने वाली हैं। अगले दिन सुमित्रा जी कुणाल और राधिका के साथ अपने घर पहुँच जाती हैं। सुमित्रा जी को इस बात की भी खुशी थी कि घर कुणाल के नाम हो गया। फिर भी इस बात का उसमें जरा भी घमंड नहीं, और उसने कभी भी वरुण और अनुपमा को घर से निकलने के बारे में सोचा तक नहीं। काश हर घर में एक ऐसा बेटा होता तो कभी बूढ़े माँ बाप को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह राधिका थोड़ी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि बच्चों और पापा के लिए दोपहर का खाना भी बनाकर रखना था। सभी लोग अपने अपने समय पर उठ गए। राधिका ने सबको चाय नाश्ता करवाया। उसके बाद राधिका ने कहा, पापा जी, बच्चों का और अपना ध्यान रखिएगा। खाना मैंने बनाकर रख दिया है, आप लोग खा लीजिए। ठीक है बेटा, तुम लोग आराम से जाओ। सुमित्रा जी और कुणाल राधिका के साथ अपने घर पहुंच जाती हैं। सुमित्रा जी ने बेल बजाई तो दरवाज़ा अनुपमा ने खोला। अनुपमा ने उन लोगों से अंदर आने के लिए भी नहीं कहा और दरवाजे के पास से हट गई। सुमित्रा जी, कुणाल, राधिका सभी घर के अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। उन चारों में से किसी ने भी उनसे चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा, क्योंकि सुमित्रा जी 1 साल से कुणाल के घर पर रह रही थी। इसीलिए वो सब उन लोगों से बहुत ही नाराज़ थे। सुमित्रा जी ने कहा, बेटा तुम लोग नौकरी करते हो और अच्छा खासा कमा भी लेते हो, तो फिर तुम्हें इस घर की कोई ज़रूरत तो नहीं है। तुम लोग अपना घर खुद का बनवा लो और उसी में आराम से रहो। वैसे भी दीपक और कोमल तो किराए के घर में रहते हैं, उसी तरह से तुम दोनों भी रहो किराए के घर में, जब तक अपना घर नहीं बनवा पाते। सुमित्रा जी की बातें सुनकर वरुण और अनुपमा तिलमिला गए। अनुपमा चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं? ये आपका घर कब से हो गया? इसको तो हम लोगों ने बनवाया है। अनुपमा बहू, आज तो तुमने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली, लेकिन दोबारा मेरे सामने अपनी आवाज़ को ऊंची मत करना। मैं तुमसे कभी कुछ कहती नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। जब ये मकान बनवाया गया था तो इसमें सारे पैसे मेरे पति ने लगाए थे, और फिर उसके बाद जब ऊपर का फ्लोर बनवाया गया था तो इसमें मेरी पेंशन की सारी कमाई लगी हुई थी। तो फिर ये तुम्हारा घर कहाँ से हो गया? सुमित्रा जी की आवाज़ सुनकर वरुण चुप हो गया, क्योंकि उसके पास आज कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसकी माँ जो भी कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही हैं, लेकिन अनुपमा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अनुपमा बहू, मैं तुम्हें कुछ भी बताने के लिए या फिर तुमको समझाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो बस ये बोलने के लिए आई हूँ कि अब ये घर मैंने कुणाल के नाम कर दिया है। अब से इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो। दीपक और कोमल का इस घर में कोई खास बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, इसीलिए उनका जो थोड़ा बहुत सामान था उसको उठाया और चले गए। लेकिन अनुपमा और वरुण की तो पूरी गृहस्थी यहीं पर थी। वरुण ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे 1 हफ्ते का समय दे दो, मैं ये घर खाली कर दूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें 1 हफ्ते का समय चाहिए तो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते के बाद ये घर खाली कर देना। वरुण और अनुपमा दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। किराए के घर में वो लोग कैसे रहेंगे? इतने बड़े घर में आराम से रह रहे थे, लेकिन उन लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मार ली। अच्छी खासी माँ की पेंशन भी आ रही थी, वो भी हाथों से चली गई,
और ये घर भी उनके हाथों से चला गया। इस बात का उन्हें बहुत ही अफसोस हो रहा था। घर चला गया, पेंशन चली गई, इस बात का तो उन दोनों को अफसोस था। लेकिन उन्होंने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया, इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। ये सावित्री जी ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। इसीलिए सावित्री जी को वरुण और अनुपमा पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। सावित्री जी, कुणाल और राधिका अपने घर वापस आ गई। राधिका कपड़े चेंज करके किचन में चली गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। खाना तैयार हो गया। राधिका ने सबको आवाज़ दी तो सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। सावित्री जी ने सबसे कहा कि अब इस घर में उनका जाने का समय आ गया है। वो अपने घर वापस जाना चाहती हैं और इसी के साथ कुणाल से कहा कि बेटा, मुझे एक बैनर बनवाना था जिस पर लिखवाना है सावित्री वृद्ध आश्रम। मैं अब उस घर को वृद्ध आश्रम बना दूंगी और वो बुजुर्गों का आसरा बनेगा। क्योंकि अब वो घर कुणाल के नाम है, इसीलिए मैं कुणाल से अनुमति लेना चाहती हूँ कि क्या मैं वहाँ पर वृद्ध आश्रम बना सकती हूँ। राधिका और कुणाल दोनों बोल पड़े, कैसी बातें कर रही हैं माँ, ये घर आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। आपने हमारे नाम कर दिया तो क्या हुआ, अभी भी उस घर पर आपका पूरा अधिकार है और आप जैसा चाहें उस घर को आप रख सकती हैं। बल्कि मुझे तो और भी अच्छा लगेगा कि वहाँ पर बुजुर्ग लोग रहेंगे और जितना हो सकेगा हम लोग भी आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि आप भी जानती हैं कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही कमा लेते हैं। अगर थोड़ा सा बुजुर्गों पर ख़त्म कर देंगे तो हमें भी थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा। आज राधिका और कुणाल ने ये बातें बोलकर अपने पिता का भी सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। आज कुणाल के पिता मनोहर जी को फ़क्र महसूस हो रहा था कि कुणाल उनका बेटा है और राधिका उनकी बहू है। मनोहर जी ने सुमित्रा जी से कहा, सुमित्रा जी, आपके आश्रम में क्या मुझे भी आने की इजाज़त मिलेगी? अगर मेरा कभी वहाँ घूमने आने का मन किया तो मैं आ सकता हूँ ना? भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर जब भी आपका मन करे आ सकते हैं। मुझे तो और भी अच्छा लगेगा जब आप वहाँ पर आएंगे। बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अब सावित्री जी मन ही मन में सोच रही थी कि मुझे 40,000 तक पेंशन मिल जाती है, उससे कम से कम 7-8 बुजुर्गों का आराम से खर्चा पानी चल जाएगा। अब मैं अपनी पेंशन का प्रयोग उन लोगों के लिए करूँगी जिनका कोई सहारा नहीं है। मैं उनका सहारा बनूँगी। आज मुझे अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि मुझे पेंशन मिल रही है। धीरे धीरे करके 6 दिन गुजर गए और फिर 7वें दिन वरुण का फ़ोन आया कि उन लोगों ने घर खाली कर दिया है। यहाँ पर उसे घर को वृद्धाश्रम बनाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। उन लोगों के जाने के बाद कुणाल और राधिका ने मिलकर वहाँ पर कुछ लोगों के रहने की व्यवस्था कर दी। सोमवार का दिन तय हुआ सावित्री वृद्धाश्रम की ओपनिंग का। ओपनिंग के लिए सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे। कुणाल और राधिका ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी वहीं पर रुकने के लिए। अभी वृद्धाश्रम को खुले हुए 2 दिन ही गुजरे थे कि एक वहाँ पर बूढ़ी महिला आई। उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनके बेटे ने उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तो सावित्री जी बोली, कोई बात नहीं है बहन, ये घर है ना आपके लिए, आप यहाँ पर आराम से रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहन जी, आपको देने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सुनकर उस महिला की आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर सावित्री जी बहुत खुश हो रही थी। सावित्री जी ने राधिका और कुणाल से बोला, बेटा, अब तुम लोग अपना घर देखो। यहाँ पर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोगों को बुला लूँगी। अब मेरी एक सहेली आ गई है, मैं अब उसके साथ आराम से इस घर में रहूँगी। और हाँ, हो सके तो मनोहर भाई साहब को 1-2 दिन के लिए भेज देना, अच्छा लगेगा हमें। राधिका और कुणाल अपने घर वापस चले जाते हैं। इस तरह से पेंशन अब दर्द नहीं दे रही थी, बल्कि सुमित्रा जी को सुख दे रही थी।
आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।